दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है, बस बने रहिए शुरू से। सबसे पहले बात होगी आजम खान की। आजम खान को जब MP MLA कोर्ट से सज़ा मिली, 3 साल की सज़ा मिली और उनकी विधायकी जो थी रद्द हो गई। और सबसे कमाल की बात ये हुई कि जिस दिन उनको सज़ा मिली उसके दूसरे दिन ही यहाँ की विधान परिषद से उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। जब उनकी सीट रिक्त हो गई तो चुनाव आयोग को चुनाव का अनाउंस करने के लिए भी फ़ौरन तैयार हो जाना पड़ा और चुनाव आयोग ने उसके 2 दिन के बाद ही अनाउंस कर दिया कि 5 दिसंबर को रामपुर में विधायकी का चुनाव होगा। इन सब को लेके एकदम घबराहट हो गई और लोगों को सोचने लगे कि ये सब घटनाक्रम इतनी तेज़ी के साथ में घटा जो किसी को उम्मीद और यकीन भी नहीं था। बहरहाल आजम खान सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां जाने के बाद उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये सवाल खड़े किया कि आखिर ऐसी जल्दी क्या थी कि आजम खान की विधायकी को जो है रद्द किया गया और उसके बाद जो चुनाव का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए कि आखिर ऐसी जल्दी क्या थी जो चुनाव का अनाउंस किया गया। और उसके बाद ही तुरंत उन्होंने रामपुर के सेशन न्यायालय में कहा कि वो इसको सुने और इसके बारे में इसको फैसला सुनाए कि उन्हें क्या करना है। 10 नवंबर को उस याचिका पर रामपुर के सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। लोगों को ये शायद लगा कि चूंकि वहाँ से निर्देश आए हैं सुप्रीम कोर्ट से तो ये जो है स्टे हो जाएगा, यानी, लेकिन याचिका पर तो स्टे नहीं हुआ बल्कि याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी और रामपुर प्रशासन भी यहाँ पे चुनाव की तैयारियां कराने में लग गया। उनका रास्ता साफ हो गया। और यहाँ पर जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद में उनको फिर ऊपर की कोर्ट की मदद जाने के लिए उनको मोहलत दे दी गई। और जिस तरह से हमें मालूम है कि आजम खान को 15 तारीख तक की राहत मिली है, 15 नवंबर तक की राहत मिली हुई है। अब 15 के बाद में क्या होगा, या इस बीच में फिर वो यहाँ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 16 तारीख को उनकी जो सुनवाई करेगा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा। ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ही आपको ये बताता चलूँ कि 16 तारीख को जो कुछ भी होगा ये तो पता चल ही जाएगा, आपको, हम सबको पता चलेगा। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख को उनकी याचिका को सुन लिया और उस पर स्टे कर दिया तो जाहिर सी बात है कि उनकी विधायकी भी रद्द होने से बच जाएगी और चुनाव भी मुलतवी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। देने के मामले में दोषी ठहराए गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधायकी बच सकती है। इस केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी फौरन रद्द कर दी गई थी और सोमवार को आजम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील P. चिदम्बरम। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने। अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग से अब जवाब तलब किया है। सबसे अहम है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की इतनी भी क्या जल्दी थी, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? क्या आजम खान को थोड़ा और वक्त नहीं दिया जाना चाहिए था? इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि आजम खान को अयोग्य ठहराना सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले के अनुरूप है। इसका जवाब देते हुए आजम खान के वकील P. चिदम्बरम ने कहा, मुजफ्फरनगर जिले के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को भी एक केस में 11 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी अयोग्यता को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस पर अदालत ने यूपी सरकार की वकील से पूछा कि खतौली विधानसभा सीट के मामले में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वहीं चिदम्बरम ने अदालत को यह भी बताया कि इस मामले में जल्दबाजी इस कदर है कि चुनाव आयोग 10 नवंबर को रामपुर सदर सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी करने जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि सेशन कोर्ट के जज कुछ दिनों की छुट्टी पर हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद है, इसीलिए वो अपनी दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ वहां पर नहीं जा सके और सीधे सर्वोच्च न्यायालय का उन्होंने रुख किया है।
आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और यूपी सरकार से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। आपको याद दिला दें कि आजम खान को 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 चुनाव के दौरान दिए गए एक भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने आजम खान को अयोग्य ठहरा दिया और उनकी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। जो दर्शक नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि ये जो भाषण था आजम खान का वो काफी वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सभी दोषी मुक्त हो गए हैं, रिहा हो गए हैं। 32 साल तक की जेल काटी है, यानी 1991 में जिस राजीव गांधी की हत्याकांड हुआ था उस टाइम में इन लोगों को पकड़ा गया था और जेल में बंद कर दिया गया था। तब से अब तक लगातार जेल में है और लगभग 32 साल के बाद में इनकी रिहाई हुई है। इसके ऊपर कांग्रेस ने तीखा हमला भी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दबंगों की कमर तोड़ने के बाद में अब फैसला किया है कि ऊंची कुर्सी पर बैठे लोग जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं उनको किस तरह से काबू किया जाएगा। इसके लिए भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 8 यूनिटें और खोली जाएंगी। ये खबर मुरादाबाद से है, जहां एडीओ पंचायत 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। नलकूप लगाने के लिए, सरकारी हैंडपंप लगाने के लिए जो फाइल आगे बढ़ती है उसको पास करने के लिए उन्होंने 5000 की रिश्वत मांगी थी। रामपुर की एक अदालत ने बहुत शानदार फैसला सुनाया है। एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को, यानी जिसने उसके साथ में बलात्कार किया था, उसको 20 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसके ऊपर। मामला रामपुर के थाना खजुरिया का है, जहां पर हंसपाल नाम के व्यक्ति ने एक मासूम बच्ची के साथ में बहला फुसला कर ले जाकर खेत में उसके साथ में बलात्कार किया था और उसके बाद बच्ची ने जब शोर मचाया था तो वो भाग गया था। इसी को लेकर पुलिस ने उसको पकड़ा था। उसकी निष्पक्ष जांच करने के बाद में इतने सही तरह से एविडेंस पेश किए थे कि अदालत ने उसको 20 साल की सज़ा सुनाई और 2 लाख रुपए का जुर्माना डाला। लेकिन बड़ा सवाल उस वक्त पैदा हुआ कि जब रामपुर की पुलिस इतना अच्छा काम कर सकती है तो दिल्ली की पुलिस से आखिर कहाँ पे चूक हो गई। केस छूट गया। छावला मर्डर केस में दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरह से वो अनामिका नाम, जिसका अनामिका नाम दिया गया, उस लड़की के साथ में भी उन दरिंदों ने वही व्यवहार किया था जो निर्भया के साथ में किया था। निर्भया के लिए पूरा देश बाहर निकल आया था, तो निर्भया के लिए रातों को भी कोर्ट लगी थी और उसके बाद में उसके दोषियों को कितनी कोशिशें की थी उनको बचाने की, लेकिन अदालत ने उनको सजाए मौत देकर पूरे देश को ये यकीन दिलाया था कि भारत में इंसाफ जिंदा है। उसके माँ बाप को भी तभी सुकून और शांति मिली थी निर्भया के, जब उन्होंने निर्भया के आरोपियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया था। लेकिन अनामिका की माँ के आँख के आंसू बहते बहते उनकी आंखें सूख गई हैं और कहते कहते उनका गला खुशक हो गया है। बात करते करते उनकी आवाज़ बैठ गई है। उनसे अब कहा नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। उनका कहना यही है कि 11 साल इंतज़ार के बाद भी अगर ऐसा इंसाफ मिलेगा तो वो किस काम का इंसाफ है कि जिन आरोपियों को लोअर कोर्ट से सज़ा मिली, हाई कोर्ट से सज़ा मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं तथ्यों पर आधारित हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अदालत जो है जज्बातों से नहीं चलती, सबूत और गवाहों से चलती है, एविडेंस से चलती है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को फटकार भी एक तरह से लगाई और कहा है कि आखिर एविडेंस जब पेश नहीं किए गए तो आरोपियों को किस तरह से सज़ा दी जा सकती है। संदेह का लाभ देते हुए उन आरोपियों को जो है छोड़ दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। संदेह का लाभ देते हुए 3 आरोपियों को बरी किया जाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस फैसले के साथ लोअर कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के फांसी वाले फैसले को पलटते हुए 3 आरोपियों को बरी कर दिया। गैंगरेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध के आरोपी राहुल, रवि और विनोद बच गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच में झोल ही झोल निकला। ये तब है जब पीड़िता का पहले किडनैप किया गया, फिर गैंगरेप किया गया और तो और बर्बरता की सारी हदों को पार किया गया। पीड़िता के चेहरे को जलाया गया था। पीड़िता का पूरा शरीर जख्मों से भरा पड़ा था। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया था। आरोपियों ने पीड़िता को तब तक पीटा था जब तक उसकी जान नहीं चली गई थी। सच यही है कि अनामिका के साथ गैंगरेप हुआ, गैंगरेप के बाद हत्या हुई, गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जिन आरोपियों को फांसी के फंदे से लटकना था उन्हीं दोषियों को
11 वर्षों के बाद रिहाई मिल गई। जानते हैं क्यों? दिल्ली पुलिस की जांच में बरती गई कोताही की वजह से। यानी अनामिका को किसी ने नहीं मारा। नो वन गैंग रेप्ड एंड किल्ड अनामिका। यह दिल दहला देने वाली कहानी है एक बेटी की, एक बेबस परिवार की, जिसने इंसाफ की लड़ाई पूरे 1 दशक तक लड़ी, लेकिन दिल्ली पुलिस की गलती का खामियाजा इस परिवार के लिए नासूर बन गया। दोषियों ने दिल्ली पुलिस की ढुलमुल जांच को ढाल बनाकर अपने लिए रिहाई का रास्ता निकाल लिया और देश की सबसे बड़ी अदालत ने संदेह के लाभ के चलते गैंगरेप के 3 आरोपियों को बरी कर दिया। अगर दिल्ली पुलिस की जांच एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए की गई होती तो आज ये तीनों आरोपी जघन्य अपराध के बाद भी सर्वोच्च अदालत से बरी नहीं हुए होते। ऐसे बता रहे हैं उनको बरी कर दिया गया। ये नहीं मालूम बरी किस बात पर कर दिया गया है। ये तो है नहीं, छोटी मोटी चोरी चकारी तो है नहीं, इतना बड़ा केस है, मर्डर है, रेप केस है, किडनैपिंग केस, सब चीज़ें 11 साल से इंतजार करते करते आज एकदम से बरी कर दिया तो हम तो मतलब एकदम से सोच में पड़ गई, ऐसे क्यों किया जज ने। अगर दिल्ली पुलिस ने अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो आज इस परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय और अनर्थ नहीं हुआ होता। वही अब इंतजार कर, आज मिलेगा इंसाफ, कल मिलेगा, लास्ट में मिला भी तो एकदम से बली मिल गई। ये खमते इस इंसाफ से कोई खुश नहीं है। अगर एक बेटी के साथ में गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध की जांच दिल्ली पुलिस ने संजीदगी से की होती तो आज ये दर्द दोबारा जिंदा नहीं होता। बहुत बुरी हालत है। जो अब छूट जाएंगे तो पूरा छावला वार्ड में एक नहीं रहेगा, तहस महस हो जाएगा। बेटी जो भी ड्यूटी जा रही है वो भी बहुत वो बड़ी बात है उसकी, बहुत डरावनी है। अब लोग 4 बजे घर में घुस जाएंगे, ताला मोड़ लग जाएंगे। आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई सबसे बड़ी लापरवाही और लीपापोती का जीता जागता उदाहरण बन गया छावला गैंगरेप। छावला गैंगरेप में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली पुलिस के चेहरे पर करारा तमाचा है और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों के लिए दिल तोड़ देने वाला एक फैसला। मेरे साथ में जो हुआ, जो शो हुआ है वो हो गया। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आगे खतरा है। छावला केस में दिल्ली पुलिस की अंधेर कर दी। दिल्ली पुलिस की जांच में इतना पेच क्यों? दिल्ली पुलिस ने छावला केस का कत्ल किया। दिल्ली पुलिस की कलंक कथा। तारीख 9 फरवरी 2012, वक्त रात के 8:45, जगह दिल्ली। उस रात देश की राजधानी दिल्ली में दफ्तर से घर लौट रही अनामिका की जिंदगी में दोबारा सुबह नहीं हुई। उस रात एक कार अचानक यूं ही आकर रुकती है। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही कार में सवार दरिंदे लड़की को अगवा करके मौके से फरार हो जाते हैं। अगवा हुई लड़की की सहेलियां चीखती चिल्लाती रह जाती हैं। 18 साल की अनामिका का उसके दोस्तों की आंखों के सामने अपहरण कर लिया जाता है। किडनैपर लड़की को अगवा करते हैं। रात भर राजधानी की सड़कों पर किडनैपर्स बेबस लड़की को कार में लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं और उसके साथ दरिंदगी को अंजाम देते हैं। उधर लड़की के घर वाले थाने के चक्कर काटने लगते हैं। दोस्तों ने वारदात की इत्तला घर वालों को दी। एक तरफ घर वाले बेटी की सकुशल बरामदगी के लिए दुआ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चलती कार में दरिंदे देश की एक बेटी की अस्मत को तार तार कर रहे थे। अपहरण हो चुका था। अपहरण हुई लड़की के घर वालों ने पुलिस को इत्तला दे दी थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी थी, लेकिन ये वही इन्वेस्टिगेशन है जो आने वाले वक्त में इंसाफ की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाली थी। करीब 72 घंटे बाद अनामिका से जुड़ी एक खबर घर वालों को मिली। ऐसी खबर जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। अपहरण हुई लड़की के साथ दरिंदगी होती है। हैवानियत की हदों को पार किया जाता है। अपराधी अपनी पहचान छिपाने की नीयत से पीड़िता की हत्या कर देते हैं और ये सच 72 घंटे बाद दुनिया के सामने आता है। पीड़िता के शव को देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक
12 फरवरी को आरोपियों की निशानदेही पर पीड़िता का शव बरामद कर लिया गया। चार्जशीट में गैंगरेप और मर्डर के केस में पुलिस ने 3 आरोपी बताए, राहुल, रवि और विनोद। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी के पास से पीड़िता का मोबाइल बरामद हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की राय के मुताबिक पीड़िता पर कार में मौजूद जैक और पाने से हमला किया गया था। पीड़िता के शव के करीब से एक आरोपी का पर्स और कार के बम्पर का टुकड़ा मिला था। मौका वारदात और कार में मिले सबूतों की डीएनए सैंपलिंग से भी आरोपियों का अपराध सिद्ध होता है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों दोषियों को हत्या, गैंगरेप के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी। वारदात से आरोपी का पर्स और वारदात में इस्तेमाल हुई कार का बम्पर का टुकड़ा मिलता है। आरोपी के पास से पीड़िता का मोबाइल फोन और कपड़े बरामद होते हैं। इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस की खराब इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। के खिलाफ आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। देश की सबसे बड़ी कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने दोषियों को बरी करते हुए कहा, भावनाओं को देखकर सजा नहीं दी जा सकती है। सजा तर्क और सबूत के आधार पर दी जाती है। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन भावनाओं को देखकर कोर्ट में फैसले नहीं होते हैं। अब सवाल है कि गैंगरेप के तीनों आरोपी बरी कैसे हुए, तो इसका जवाब गौर से सुनिए। नंबर 1, आरोपियों की पहचान। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चश्मदीदों से पहचान परेड नहीं करवाई। नंबर 2, चश्मदीदों के बयान में विरोधाभास। एक चश्मदीद गवाह ने आरोपियों के चेहरे ढके होने की बात कही, वहीं दूसरे चश्मदीद ने अंधेरे की वजह से आरोपियों को पहचानने से इनकार किया। नंबर 3, कार की शिनाख्त। वारदात में इस्तेमाल लाल रंग की इंडिका कार बरामद हुई, लेकिन चश्मदीद ने पुख्ता तौर पर कार की शिनाख्त नहीं की। नंबर 4, आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन पुलिस की थ्योरी और गिरफ्तारी की कड़ी आपस में नहीं जुड़ती। आरोपियों का कहना है कि पुलिस ने थाने में गिरफ्तार किया। नंबर 5, घटना स्थल से बरामदगी। पुलिस ने शव के पास से आरोपी का पर्स और बम्पर का टुकड़ा बरामद होना बताया, लेकिन सीजर रिपोर्ट में बरामदगी का जिक्र नहीं था। नंबर 6, डीएनए सैंपल में पेच। डीएनए टेस्ट के लिए 14 और 16 फरवरी को सैंपल लिए गए, लेकिन अगले 11 दिनों तक वो सैंपल पुलिस थाने के मालखाने में पड़े रहे बिना किसी सुरक्षा के। यानी 27 फरवरी को सैंपल सीएफएसएल भेजे गए। इसी घोर लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का आधार बनाया। मतलब ये कि दिल्ली। दोस्तों, वीडियो बनाने में और आप तक खबरें पहुंचाने में हमारी टीम को बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन आप लोग जो है ना तो इस खबर को शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, बल्कि हमने ये देखा कि अभी एक बहुत शानदार हमने खबर चलाई तो उस पर लाइक भी हमारे बहुत कम हुए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।